जय हिंद। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। ये हम बता रहे हैं परमाणु संरचना। परमाणु संरचना से बता दिए ना। समस्थानिक बता दिए थे, समस्थानिक हम बता दिए थे। आज हम समस्थानिक का उपयोग जानेंगे। क्या जानेंगे? समस्थानिक का उपयोग। क्या जानेंगे बुआ? समस्थानिक का उपयोग। समस्थानिक का उपयोग जानने से पहले एक बार एक झलक में फटाफट रिवीजन हो जाए। सबसे पहले ये बताओ कि परमाणु संरचना की खोज कौन किया? तो जे थॉमसन ने किया। लोल कहीं का। सर्वप्रथम परमाणु संरचना की खोज कनाद ऋषि ने किया। भारतीय विद्वान कनाद ऋषि ने किया, लेकिन वो विस्तार रूप से पूरी दुनिया को बताया नहीं। उसके बाद में आया जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन पूरी दुनिया को विस्तार रूप से बताया और परमाणु शब्द दिया और कहा कि परमाणु को तोड़ा ही नहीं जा सकता। लेकिन आधुनिक समय में परमाणु को तोड़ दिया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पाई मेसोन समय तोड़ दिया। कौन सी? इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, हम लोग खुली आंखों से उसे नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, वो भी जूम करके माइक्रोस्कोपों में, तब आप दिखेगा टूटा हुआ परमाणु। ओके। अब परमाणु के बीच में नाभिक पाया जाता है। परमाणु के बीच में ये कौन बताया? सर्वप्रथम क्या कौन बताया? ये बताया रदरफोर्ड ने। ये कहता जे थॉमसन ने। रदरफोर्ड ने अल्फा किरण दिया था ना रे। अल्फा किरण के माध्यम से बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। और दूसरी बार जब 20,000 अल्फा किरण में से एक अल्फा किरण टकरा करके बीच से वापस चले आए और कहा कि परमाणु का जो बीच वाला भाग है वो क्या है? ठोस है। क्या है? ठोस है। अतः बीच का भाग क्या है? ठोस है। और बीच में पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव यानी प्लस है। और उसमें न्यूट्रॉन भी है। कुछ है? न्यूट्रॉन भी। ये सब जानकारी कौन दिया? रदरफोर्ड ने। किसके माध्यम से? अल्फा किरण के माध्यम से। रदरफोर्ड ने रदरफोर्ड ने अल्फा किरण के माध्यम से प्रयोग किया था। अल्फा किरण के माध्यम से सोने की पतली परत पर रख करके अल्फा किरण के माध्यम से क्या किया? प्रयोग किया और बताया कि परमाणु बारे में बताया। कुछ जानकारियां दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है और ये पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। बोले तो प्लस है, क्योंकि अल्फा किरण होता है प्लस, और प्लस हटेगा नहीं, तो बिजली तो किरणें बाहर निकल गई। तो कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है और बीच में पॉजिटिव है, तो टकरा के बाहर निकल गई। और कहा कि बीच का भाग ठोस है। ये सब कौन जानकारी दिया? रदरफोर्ड ने। जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। परमाणु का आकार कैसा है? तो गोल। कैसा है परमाणु आकार? गोल। सुनिए, अब इतना बढ़िया से बता रहे परमाणु चिल्ला रहे कई दिन से, तो फिर भी कहता हूँ कि हम जानबे नहीं करते कुछ परमाणु बारे में। अगर साइज पूछे तो बता दीजिएगा जी, आकार कैसा है? गोल है। परमाणु खोज कौन किया? नहीं बता दीजिएगा सब। मानते रदरफोर्ड किया। लोला कहीं का। परमाणु खोज रदरफोर्ड ने किया? बता तो रे, क्यों किया भाई? जॉन डाल्टन ने किया। परमाणु को खोज तो जॉन डाल्टन ने कर दिया था, लेकिन वो कर रहा था जो रदरफोर्ड। हाँ देखो, परमाणु खोज कौन किया? अरे यार, जॉन डाल्टन। खोज तो कर लिया था परमाणु का, और परमाणु का शब्द दे भी दिया था, लेकिन परमाणु के अंदर क्या है क्या नहीं है पूरी दुनिया को नहीं बताया। आए समझ में? जैसे परमाणु खोजा ना लोल, परमाणु को खोजा कौन? जॉन डाल्टन खोज लिया। और परमाणु को शब्द दिया जॉन डाल्टन। और कहा ना जॉन डाल्टन वैज्ञानिक ने कहा कि परमाणु को तोड़ा ही नहीं जा सकता, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक ने परमाणु को
तोड़ दिया, परमाणु को तोड़ दिया। बोला कि परमाणु इतना छोटा कण, इतना छोटा है कि इसको तोड़ा ही नहीं जा सकता, लेकिन आधुनिक समय में इसे तोड़ दिया। कौची में? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में और मेसोन में, पाई मेसोन में, पॉजिट्रॉन में, इस सब इत्यादि में क्या किया? परमाणु को तोड़ दिया। लोल कहीं का, समझे? और अब देखो जॉल डॉल्टन तो खोज लिया, लेकिन उसके बाद में आया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने परमाणु को छेड़ना शुरू किया, अंदर में क्या है जानना शुरू किया, जानना शुरू किया। अब तो जानने के लिए, रिसर्च करने के लिए एक दिमाग लगाया। ये क्या किया कि परमाणु को जानने के लिए रेडियम से अल्फा किरण निकाला, रेडियम से अल्फा किरण निकाला और सोने की पतली परत पर, पतली परत के माध्यम से इस पर अल्फा किरण का प्रवाह कराया, यानी भेजा। जैसे ही इस पर अल्फा किरण गया, इसका साइज हम बड़ा बनाते हैं, लेकिन रहता इतना बड़ा नहीं है, इसका साइज हम बड़ा बनाते हैं, और भेजा और सोने की पतली परत लिया और पतली परत पर अल्फा किरण को भेजा। तो जब अल्फा किरण को जब रदरफोर्ड ने भेजा तो अल्फा किरण एकदम आर पार हो गई, अल्फा किरण आर पार हो गई। तो पहला जानकारी दिया रदरफोर्ड ने कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। और जब दूसरी बार अल्फा किरण को भेजा, कौन सा किरण भेज रहा? अल्फा किरण। जब दूसरी बार अल्फा किरण ने भेजा तो परमाणु का बीच में जाने से पहले सब विचलित हो गई, यानी सब टकरा करके विचलित, मतलब तिरछा हो गई, सब कुछ हो गई, तिरछा हो गई। तो कहा कि तिरछा होने के कारण एक ही है, लगता है बीच में इसका नाभिक, लगता है कि लगता है कि परमाणु के बीच में कुछ है, लगता है कि परमाणु के बीच में प्लस आवेश है, लगता है कि परमाणु के बीच में प्लस है, यानी कि कुछ ही है, धनात्मक है, इसीलिए अल्फा किरण विचलित हो गई, क्योंकि अल्फा किरण प्लस रहता है और शायद बीच में भी प्लस होगा, इसलिए टकराकर सब साइड में हो गई। अगर माइनस होता ना तो सब सट जाता उसमें, लेकिन इसका मतलब यही कारण है। तो अब फिर प्रयास किया, अब 20,000 अल्फा किरणें में से, 20,000 अल्फा किरणें में से, कितना हजार में से? अब 20,000 अल्फा किरणें में से एक अल्फा किरण टकरा कर ह्रास मरी लौट कर वापिस चल आई, लौट करके वापिस चले आया और कहा कि लगता है कि ओहो, तो वही रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु का बीच का भाग कैसा है? बीच का भाग ठोस है। बीच का भाग क्या है? ठोस है। तो नाम रख दिया कि बीच का भाग ठोस है, लेकिन बीच में प्लस है। बीच में क्या है? प्लस है। ऐसे नाम रख दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की इंग्लिश बोलते हैं नाभिक। कुछ बोलते हैं न्यूक्लियस की हिंदी बोलते हैं नाभिक। तो बोला कि बीच में क्या है? परमाणु के बीच में नाभिक है। तो नाभिक है परमाणु के बीच में, कौन जानकारी दिया? रदरफोर्ड ने। कौन दिया? रदरफोर्ड ने। अब परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, जानकारी कौन दिया? रदरफोर्ड ने। परमाणु के बीच में नाभिक की जानकारी कौन दिया? रदरफोर्ड ने। आया समझ में? कोई दिक्कत समझा कि नहीं समझा? लोग नहीं समझो तो बोलो कि भैया आप नहीं समझाए हैं, बढ़िया से समझने की कोशिश करो। अब परमाणु के बीच नाभिक में न्यूट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है, और जबकि इलेक्ट्रॉन जो है ना बाहर चक्कर लगाते हैं। इसको पूरा जानने के लिए वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है? तो देख लोगे आप। इसका क्लास थोड़ी, क्लास आगे पार हो गया इसका, अब आगे जानो। चल विकास समझे इसमें? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलो आप लोग का रिवाज वाला चीज हो गया। खैर जिसको जानने के लिए आप वीडियो देख सकते हो, पूरी डिटेल से सब बताए हैं। चलो आप जानेंगे। आज हमारा टॉपिक पर आते हैं। ये तो हो गया पहले रिवाज। तुम लोग बुद्धूषण कर रहा था, नहीं जानते परमाणु कुछ क्यों जान गया ना, कुछ समझ में आया कि नहीं रे? समझने की चेष्टा करोगे तो समझोगे कि बिना मतलब के समझ जाओगे। चलो मैं आज के मेरा टॉपिक है समस्थानिक का उपयोग। चलो जानते हैं समस्थानिक का उपयोग। शुरू करें? शुरू करते हैं। समस्थानिक का उपयोग। ला विकास पानी पियेंगे। चलो आज का टॉपिक कवर करते हैं। चलो भाई देखो इधर, समस्थानिक का उपयोग। कार्बन, देखो कार्बन को कार्बन का फॉर्मूला C, यूरेनियम का U, आयोडीन का I और लोहा का Fe, आर्सेनिक का AS और कोबाल्ट का CO और सोडियम का Na लिखाता है, ठीक है? लेकिन आप लोग समझने के लिए हिंदी में भी हम लिख दिए, क्या आप लोग लोल हो, अब लोल भी हो, इसलिए हिंदी में लिख दिए। देखो कार्बन 14 का उपयोग, कार्बन
14 का उपयोग जीवाश्मों का कितना कौन सी का जीवाश्मों का आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्मों का आयु पता करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जीवाश्मों का कि जैसे कि मान लिया कि कोई पेड़ दबा है तो उसको कैसे प्रयास करेगा। जैसे मान लिया अब जीवाश्मों क्या है हम बताते हैं, सुनो बढ़िया से लोल कहीं का। जैसे कि मान ले जाए कितना साल कोई मान ले कि कोई जीव दब गया है, चाहे पेड़ पौधा दब गया है, वो कितना साल पुराना है तो पता कैसे लगाएगा, कार्बन के माध्यम से, कार्बन 14 के माध्यम से पता लगा लेगा वैज्ञानिक। समझ में आया? कार्बन 14 के माध्यम से पता लगा लेगा कि कितना साल पुराना हड्डी है, कितना साल पुराना पेड़ है नीचे में दबा हुआ, पता लगा लेगा। कोई दिक्कत है समझ में? जैसे जमीन कोड़ रहे हो और तुम्हें बहुत पुराना कुछ मिला, हड्डी मिला, अब उस हड्डी को पता करने के लिए कौन की यूज करते हैं वैज्ञानिक, तो कार्बन 14 का उपयोग करते हैं। समझ में आया क्या? अब समझ में आ रहा है केमिस्ट्री? हाँ, तब मशीन ना है, कार्बन 14 एक तत्व है। हाँ, मशीन नहीं है, कार्बन 14 एक तत्व है। इस तत्व के माध्यम से पता लगा लेता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे तो जानते तो जाओ। यूरेनियम 235 का उपयोग चट्टानों का आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यूरेनियम 235 का उपयोग चट्टानों का उम्र पता करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि धरती के नीचे कितना चट्टान है, कितना पुराना चट्टान है, मान लो तो बहुत पुराना चट्टान मिला, अब उसको पता कैसे लगा सकता है वैज्ञानिक, चाहे हम सब कैसे लगा सकते हैं, यूरेनियम के हिसाब से। यूरेनियम 235 के माध्यम से हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है लोग? अब जानते हैं आयोडीन। कौन सी? आयोडीन 135 का उपयोग। देखो आयोडीन 135 का उपयोग 131 है ना, आयोडीन 131 का उपयोग घेघा के उपचार में करते हैं। कौन सी का? घेघा का उपचार में करते हैं। देखो आयोडीन 131 का उपयोग, आयोडीन 131 का उपयोग घेघा के उपचार में करते हैं। पहले घेघा होता, बीमारी होता था, एजा फूल जाता था एजा पर, अब घेघा नहीं होता क्योंकि अब नमक में घेघा की जगह घेघा क्यों नहीं होता, अब घेघा क्यों नहीं होता अब के नमक खाने से, क्योंकि उसमें आयोडीन युक्त नमक आता है इसीलिए। ठीक है, तो आयोडीन का उपयोग कहाँ हो, आयोडीन 131 का उपयोग कहाँ हो रहा है, तो घेघा के उपचार में। किसमें? घेघा के उपचार में। ओके, ये सब तत्व है। लोहा को Fe लिखते हैं। लोहा 59 यानी लोहा 49 का उपयोग। लोहा 49 तो है, लेकिन उसका उपयोग क्या है ये जान रहे हैं। लोहा 49 का उपयोग एनीमिया का रोग पता लगाने में करता है। एनीमिया का रोग पता लगाने में करता है। लोहा 49 करे। लोहा 59 का उपयोग एनीमिया का रोग पता लगाने में करते हैं। ठीक है, आए समझ में? आर्सेनिक यस होता है आर्सेनिक का, तो आर्सेनिक 74 यानी आर्सेनिक 74 का उपयोग, ट्यूमर के इलाज में करते हैं। कोई दिक्कत? ट्यूमर के इलाज में करते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? अरे लोहा है, लोहा 59 का उपयोग कहाँ करते हैं? तो हाँ, अरे लोहा में नहीं रे, नहीं आर्सेनिक बता रहे हैं ना, आर्सेनिक 74 का उपयोग। जैसे कि मान लीजिए कि आर्सेनिक 74 का उपयोग कहाँ करते हैं, तो ट्यूमर के इलाज में। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास मार्कर है, तो मार्कर का यूज हम कहाँ करते हैं? बोर्ड पर करते हैं ना लोग, कहीं का मार्कर यूज हम बोर्ड पर करते हैं, आप कहीं कर सकते हैं यूज, या कहीं लिखने में भी कर सकते हैं इसके अलावा। और हर जगह तो यूज नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इससे आप चाहिएगा कि हम ककहरा पहाड़ा लिख ले तो लिखा जाएगा, शब्द सब कुछ लिखा जाएगा, लेकिन इसका उपयोग कहाँ आप कीजिएगा? जहाँ इसका आवश्यकता है बस आपकी इसका उपयोग कीजिएगा। इससे कुछ कहता है मट्टी कोड़ने में होगा यूज इसका,
तब उसी प्रकार आर्सेनिक 74 यानी 74 का उपयोग कहाँ होगा? तो ट्यूमर का इलाज के इलाज में करते हैं, ट्यूमर के इलाज में करते हैं, कुछ में इलाज में। कोबाल्ट का CO लिखाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग कहाँ करते हैं? तो कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। कौन सी का उपचार में? कैंसर का उपचार में कौन सी का यूज करते हैं? कोबाल्ट का। कोबाल्ट का खाली नहीं, बोलने मिस्टेक करे, कोबाल्ट का नहीं, कोबाल्ट 60 का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो कैंसर के उपचार में करते हैं। ठीक है, कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। आ रहा समझ में? ठोक ठुका समझ लो। केमिस्ट्री दवा हुआ ऐसे बनता है, लोल कहीं का देखने कैंसर के बन रहा है। कोबाल्ट 60 का इलाज हो रहा है ना रे। देखो सोडियम 24 का उपयोग रक्त का थक्का बनाने के लिए करता है। सोडियम 24 का उपयोग रक्त का यानी खून का थक्का बनाने में मदद करता है। खून का यानी थक्का जमने के लिए मदद करता है। ओके, थक्का जमने नहीं, थक्का बोले तो नहीं समझ रही हो। और खून का थक्का बनाने में कौन करता है मदद? सोडियम खाई ना है। सोडियम 24 यानी सोडियम 24 खाली सोडियम बोलो गलत बात, सोडियम 24 बोलो। ठीक है, समझ गए बकलोल साहब? कोई दिक्कत? अब देखो इतना बारीकी से केमिस्ट्री नहीं समझिएगा तो फिर दिमाग से ऊपर निकाल लोगे तो गलत बात नहीं है, समझने की चेष्टा करो। ठीक है, कार्बन 14 का उपयोग हम करते हैं कहाँ? जीवाश्मों का आयु पता करने में। ठीक है, कितना साल पुराना लकड़ी है, चाहे कोई चीज है, हड्डी पड़ी है, सब उम्र हम पता कर सकते हैं कोई से? कार्बन 14 से पता कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मिला एक हड्डी, तो उसको उपयोग कैसे करेंगे? तो कार्बन 14 से उपयोग कर सकते हैं। मशीन नहीं है, ये धातु है। ऐसा में कौन सी है? धातु है। यूरेनियम 235 का उपयोग हम चट्टानों का आयु ज्ञात करने में कर सकते हैं। आयोडीन 131 का उपयोग हम घेघा के उपचार में करते हैं। लोहा 59 का उपयोग एनीमिया का रोग पता लगाने में करते हैं। आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर के इलाज में करते हैं। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। सोडियम 24 का उपयोग रक्त का थक्का बनाने के लिए करते हैं। समझ में आया क्या? नहीं समझ में आ गया? आगे बढ़े। आप सचिन तुमको समझ में आ गया ना? देखो डाउट हो तो बोलो, फटाफट बोलो। कोई दिक्कत बोलो। यूरेनियम अरेनियम ये है, यूरेनियम बम्बा वाला जो तुम बोल रहा था, 234 है। इससे कम रहता है लोल, चाहे बेसी रहता है। ठीक है, इसी तो नंबर दिया गया है 235, यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 बम मालूम कीजिएगा, गलत बात है। लोहा 59 का उपयोग दूसरा चीज लोहा 59। देखो लोहा में आयरन का उपयोग हम गर्भवती महिला के लिए ठीक रहता है। तो अब तो भैया आयरन पढ़ेबे किए हैं, लोहा वाला यही जा खिला दीजिएगा तो कौन सी करेगा? फायदा करेगा? नहीं, लोहा 59 जाके उसको खिला दीजिएगा, फायदा करेगा? ये लोहा 59 वाला, लोहा 59 फायदा नहीं करेगा, उसके अलग चाहिए, कम वाला या बेसी वाला। ठीक है, मुझे पता नहीं है, लेकिन लोहा उसमें, हाँ ये जरूर जानते हैं कि लोहा माने आयरन गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन की गोली खाना आवश्यक है। खाना क्या है? आवश्यक है। तो लोहा खाना आवश्यक है तो मतलब ये नहीं है कि लोहा 59 के तुम खिला दोगे। लोहा 59 का उपयोग हम गर्भवती महिला के लिए नहीं करते हैं लोल, हम करते हैं एनीमिया का रोग पता लगाने के लिए। ठीक है, रोग पकड़ सकते हैं। हाँ पकड़ सकते हो, पता लगाने के लिए पहले पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत? ठीक है, अब तुम इसको क्या कीजिएगा? खिला दीजिए गर्भवती महिला का, कि भैया पढ़े हुए किए हैं कि अगर स्त्री यानी महिलाओं में अगर आयरन की कमी हो तो आयरन की गोली खिला देना चाहिए। तो खिला देना लोहा 59 तो पता चल जाएगा उसको। चलो आर्सेनिक, कोबाल्ट, सोडियम समझ गया ना? चल आगे चलते हैं।
तो समस्थानिकों का नियम, समस्थानिकों का उपयोग जान गए कि हम समस्थानिकों का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, जान गए हैं ना कि समस्थानिक का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। इसमें से कुछ तत्वों को हम बताए हैं और होता है, लेकिन आप लोग के लिए इतना ही काफी है। ठीक है सचिन, नींद आ रहा है कि नहीं? नहीं नींद इसको आ रहा है, पानी मारा नहीं आंख पर, दिनों में 12 बजे नींद आता है, बता तो। आज समस्थान और समस्थानिक तो हो क्लियर। संभारिक अब जानेंगे, संभारिक। संभारिक इसका उपयोग नहीं, संभारिक खाली। संभारिक क्या है? संभारिक जिसे कल जान रहे थे कि समस्थानिक क्या है, कल जान रहे थे कि समस्थानिक क्या है, आज हम जाने कि समस्थानिक का उपयोग क्या क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आज जानते हैं कि संभारिक क्या है। संभारिक क्या है? समस्थानिक और संभारिक में अंतर है। तुम मुंह पर पानी मारो और आके तुरंत बैठो, जाओ फिर से मारो, बिना तुम लोग का नींद आता है कोढ़िया। चलो अब हम आगे बढ़े। चलो देखो जरा, संभारिक, आइसोबार, इंग्लिश बोलेंगे आइसोबार। चलो जानते हैं संभारिक क्या है। वैसा तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान, वैसा तत्व जिनका, कमरी लगा रे, वैसा तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान समान हो, वैसा तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान समान हो, परमाणु द्रव्यमान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न अलग हो, किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। और कल हम बता रहे थे, परसों भी बता रहे थे, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या बता रहे थे, नहीं बता रहे थे कि ऊपर वाला होता है परमाणु द्रव्यमान, नीचे वाला परमाणु संख्या या क्रमांक, है कि नहीं? तो देखो वो सब तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान समान हो, परमाणु द्रव्यमान समान हो, किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, संभारिक कहलाते हैं। तो देखो कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, दोनों के द्रव्यमान जो है जो समान है कि नहीं? है कि नहीं समान? लेकिन किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, तो परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है कि नहीं? है ना रे? ये 6 7 है, भिन्न भिन्न अलग अलग है कि नहीं? 7 है। अब यहाँ पर देखो परमाणु द्रव्यमान आयरन का भी, आर्सेनिक, आर्सेनिक तो नहीं रे, हम आर्सेनिक बोल दिए। देखो अब कैल्शियम का कितना 40 है, कितना है 40 है, तो दोनों समान है कि नहीं? लेकिन नीचे देखो कौन सी भिन्न है कि नहीं, अलग है कि नहीं? परमाणु द्रव्यमान तो समान है, द्रव्यमान तो समान है, लेकिन क्रमांक क्या चीज है? अलग अलग है। क्रमांक दोनों कौन सी है? अलग अलग है। तो बस इसी को संभारिक कहते हैं, इसी को संभारिक कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। आ रहा है समझ में? केमिस्ट्री लोल कहीं का? संभारिक किसे कहते हैं? तो आप लोग बोलिएगा ने कि वैसा तत्व, ये सब तत्व है, ये सब कुछ है, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ये सब क्या है? तत्व है। और अभी 2 मिनट पहले ये जो बताए हैं ना, ये सभी तत्व है। ठीक है, कार्बन, यूरेनियम, आयोडीन, लोहा, आर्सेनिक, कोबाल्ट, सोडियम सब तत्व है। ठीक है, उसी प्रकार यही सब तत्व है। ठीक हो भैया, बाप रे बाप, तुम लोग जब बैठो रे गधा, अगर आप लोग से पूछेगा कि संभारिक किसे कहते हैं तो आप लोग बताइएगा ना कि वैसा तत्व, वैसा तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान समान हो, परमाणु द्रव्यमान समान हो, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, उसे संभारिक कहते हैं, उसे संभारिक कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे आइसोबार, आइसो। चलो और आगे बढ़े। जैसे कार्बन और नाइट्रोजन का, कार्बन नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान समान है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग यानी भिन्न भिन्न है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, बढ़ते हैं आगे। चलो आगे जानते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। संभारिक समझ गया ना? अब जानते, कवाड़िया लगाओ बढ़िया से। अब जानते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। आइसोटोन्स, वैसा तत्व जिनके नाभिक में, जिनके वैसा तत्व
जिनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, जिनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या देखो सब जितना भी तत्व है सब तत्वों है एक ही परमाणु से मिलकर बना है, सभी तत्व एक ही परमाणु से मिलकर बना है। जब एक ही परमाणु से मिलकर तत्व बना है तो क्या उसमें नाभिक नहीं होगा? होगा। परमाणु है तो नाभिक भी होगा, परमाणु है तो नाभिक भी होगा, और नाभिक है तो न्यूक्लियस भी होगा, न्यूट्रॉन भी होता है, क्योंकि नाभिक में न्यूट्रॉन होता है। अगर न्यूट्रॉन नहीं होगा तब नहीं कैसे होगा? ये होने की बात नहीं है। अगर हम मानव शरीर कोशिका से मिलकर बना है तो कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होगा, डीएनए के अंदर माता पिता के जीन होगा, जीन पर माता पिता के गुण होगा। उसी प्रकार वैसा तत्व जिनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, जिनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जिनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, जिनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन देखो, कार्बन 14 ऑक्सीजन 16 में देखो इनका जो वैसा तो इनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या देखो, इसका जो न्यूट्रॉन की संख्या है इसका 8 है, और ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन की संख्या 8 है। तो आपको इसके देख के चौकड़ाना नहीं है कि इसका न्यूक्लियस यानी केंद्रक इसका नाभिक में न्यूट्रॉन है जो 8 है। कितना है? 8 है। उसी प्रकार इस सब में देखो समान है, कोई दिक्कत देख रहे हो ना? तो इस सब को जो कुछ है जैसे सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, इस सब का सल्फर और फास्फोरस, सल्फर का और फास्फोरस का जो एन से सल्फर फास्फोरस, एन जो है एन क्या है? एन से कोई डिनोट करते हैं, एन से न्यूट्रॉन को, और पी से प्रोटॉन को, और बीच और प्लस है नाभिक में। तो इस पे यह तो नाभिक में है, तो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, और प्लस तो है और में धनावेश तो है। तो देखो सल्फर और फास्फोरस में वही बात है, ठीक है। इन लोगों का नाभिक में नाभिक की संख्या 16 है, तो सल्फर के भी 16 है, ठीक है। समझ में आ गया? सम इलेक्ट्रॉनिक वैसा तत्व जिनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान, जिनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, वैसा तत्व जिनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। और जिन तत्वों को नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं है तो क्या सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं कहलाएगा। और संभारिक तो जानिए, संभारिक भी जानिए ना कि वैसा तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान समान हो, किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, भिन्न हो, संभारिक कहलाते हैं। चलो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, टुकुर को देख रहा है मोबाइल में, स्क्रीनशॉट लो फटाक से इसको। चलो ले लिया। तब आई होप आप लोग को समझ में आ गया, आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ ही गया होगा। जब आ गया है तब हम चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।